नमस्कार दोस्तों। और एग्जाम ट्रिक्स के क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो ईपीएफओ स्पेशल के लिए है उसमें आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये जो क्रैश कोर्स है इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग टीचर रखे गए हैं और वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपने तरीके से और टीम के हेल्प से अपने अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया हुआ है। तो उसी बिहाफ पे और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 होगा और वो किससे संबंधित होगा? लेबर लॉ से संबंधित होगा। दोस्तों, लेबर लॉ ये ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल आपके पेपर में नहीं काम आने वाला है, दोस्तों यही वो सब्जेक्ट है जो आप जॉब के बाद इसी के बेस पे आपको टोटल वर्क होगा, जो फील्ड वर्क होगा, मतलब जो आपका ऑफिशियल वर्क होगा वो इसी लेबर लॉ के आधार पे ही होगा। साथ में दोस्तों इसकी सबसे खास बात ये है कि दोस्तों ये जो लेबर लॉ है दोस्तों, मतलब आप लेबर लॉ सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि आपके पेपर में तो आ ही रहा है, साथ में पेपर के बाद आपके सिलेक्शन के बाद भी इसका यूज है। तो निश्चित तौर पे दोस्तों इस सब्जेक्ट को हमें अच्छे से समझना होगा, अच्छे से करना होगा। तो एक बात करते हैं सर, जैसे अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, सपोज करो कुछ भी हमें नहीं पता है, जीरो लेवल पे है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टेक्नोलॉजी या अदर चीज के बारे में, तो हमें अगर कहीं से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा ध्यान उसके नाम पे जाता है। किस पे जाता है? उसके नाम पे जाता है। तो यहाँ नाम लिखा हुआ है लेबर लॉ। दोस्तों जो अपना सिलेबस है यूपीएससी का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन आपको पढ़ना है, ठीक है, लेबर लॉ पढ़ना है आपको और सोशल सिक्योरिटी की बात करना है हमें। तो देखिए दोस्तों, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर के रिलेशन की बात करेंगे। अब रिलेशन की किसी इंडस्ट्री के अंदर बात करेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी बात किया जाएगा, साथ में इन काम करने वाले लोगों के साथ उस इंडस्ट्री के जो हेड होंगे, मैनेजिंग पोस्ट पे जो होंगे, साथ ही उसके ओनर जो होंगे, इनके बारे में बात किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि जब काम के बारे में बात करेंगे तो वो संबंधित होगा किससे? लेबर लॉ से, ठीक है, मतलब लेबर से संबंधित है और उसके लिए एक लॉ बनाया गया जो लेबर लॉ है। बाकी समझेंगे आगे क्या लेबर लॉ है, इसको आगे इलेबोरेट किया जाएगा, एक एक पॉइंट पे इलेबोरेट किया जाएगा। अभी तो हमें बस इतना समझ लेना है दोस्तों कि हमें इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, बल्कि हम इस सब्जेक्ट को शुरुआत करने जा रहे हैं। अब शुरुआत करने जा रहे हैं तो उस शब्द को समझने की कोशिश की है कि ये सब्जेक्ट लेबर लॉ कहा जाता है। तो लेबर लॉ कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? तो मतलब में हम देखते हैं कि जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है उसमें साफ लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करना है, लेबर लॉ की बात करना है, सोशल सिक्योरिटी की बात करना है। तो इन संबंधों को किस तरीके से इसमें पिरोया गया है इस बात को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम बात करेंगे किसी इंडस्ट्री के। अब इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, साथ में उस इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, हेड होते हैं और ओनर होते हैं। दोस्तों इन्हीं लोगों के संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लेबर लॉ की आवश्यकता होती है। अब एक बात बताइए, किसी इंडस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके अधिकारों को सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि नहीं होगा? तो निश्चित तौर पर उसके अधिकारों को सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। यही इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट की हो जाती है दोस्तों, और उसको लॉ के फॉर्म में अगर लिख दिया जाता है,
तो इसको फॉलो करना आवश्यक हो जाता है। क्या करना आवश्यक हो जाता है? फॉलो करना आवश्यक हो जाता है। अगर इसको फॉलो नहीं किया जा सकता, अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता तो इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया हुआ है, जो हम बहुत सारे लेबर लॉ के अंतर्गत देखेंगे। अभी तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है दोस्तों, छोटी छोटी बातों को समझ के आगे बढ़ेंगे। तो अब हम इतना समझ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत दो चीजें हैं, एक तो कामगार की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे उसके मैनेजिंग टीम की, मतलब उसके ओनर की बात करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के, मतलब किसी कामगार के रोजगार के साथ उसके भविष्य को जोड़ के देखा जाए तो वो सोशल सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं हिस्सा होगा। मतलब अगर उस कामगार, उस वर्कर की लाइफ में कोई भी दिक्कत आती है ड्यूरिंग उसके वर्क, ठीक है, तो अगर उसके लिए कुछ कानून बना दिए जाते हैं कि अगर ऐसी घटना घट जाती है तो उसके बाद उसको ये मिलेगा, उसके परिवार को ये सुविधाएं दी जाएंगी, अन्य बातों, तो वो कहीं ना कहीं संबंधित होता है सोशल सिक्योरिटी से। मतलब इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम तीन बातों को देखेंगे। एक तो देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन किस तरीके से है, और उस इंडस्ट्रियल रिलेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लेबर लॉ किस तरीके के बनाए गए हैं, साथ में उन लेबर लॉ के साथ सोशल सिक्योरिटी के कौन कौन से प्रोविजन डाले गए हैं, जिससे कि इस लेबर लॉ को और भी वेलफेयर के कॉन्सेप्ट की ओर आगे ले जाया जा सके। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो आगे कि आप लोग समझ गए होंगे छोटी छोटी बात लेबर लॉ के बारे में। दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेबर लॉ का पहला चैप्टर। उस चैप्टर की छोटी छोटी बातों को समझ के हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले किसी भी चैप्टर को समझने से पहले अगर उसके शब्दों के अर्थ को समझ ले तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, और ये हम पता लगा सकते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो टॉपिक है वो भारत में श्रम विधान का इतिहास है। मतलब एक हिस्ट्री की बात करता है। किसकी हिस्ट्री की? कि लेबर लॉ की, ठीक है। विधान अब विधान शब्द को अब यहां समझ लेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए क्या कि हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? श्रम अधिनियम। मतलब श्रम अधिनियम क्या है, अगर इसको समझेंगे तो हम आगे और भी बेहतर तरीके से इस सब्जेक्ट पे पकड़ बना सकेंगे। तो श्रम अधिनियम का जो संबंध होता है दोस्तों, श्रम अधिनियम का जो संबंध होता है वो विधान से होता है। किससे होता है? विधान। और हमें पता है विधान का मतलब कहीं ना कहीं कानून होता है। मतलब जैसे हम छोटे छोटे एग्जाम्पल में भी कहते हैं ना कि ये तो विधि का विधान है, तो विधान शब्द संबंधित है किससे? कानून से। किससे संबंधित है? कानून से। विधान कानून होता है। मतलब विधान शब्द कानून से संबंधित होता है। मतलब जो विधान है वो कहीं ना कहीं एक कानून के रूप में है। अब देखिए सर, अब आप खुद ही सोचिए कि ये विधान अगर है तो ये विधान क्यों आवश्यक है? ये विधान या रूल्स रेगुलेशन क्यों आवश्यक है? चीजों को क्यों बतानी पड़ती है, क्यों लिखनी पड़ती है? आप सोचिए कि अगर समाज है, समाज में सिर्फ और सिर्फ अगर एक व्यक्ति होता तो क्या किसी भी तरीके के नियम या कानून की आवश्यकता पड़ती? तो हम सोचेंगे नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? कि कोई व्यक्ति और है ही नहीं, किसी तरह का डिस्प्यूट होने का चांस ही नहीं है। जब एक ही व्यक्ति है तो किसी भी तरीके के नियम कानून की आवश्यकता है ही नहीं दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे समाज अपने चरमोत्कर्ष पे जाता है या धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वहां पे जटिलताएं समाज में आती जाती हैं, और जटिलताएं समाज में आती जाती हैं तो समस्याएं भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। तो उस समस्याओं को अच्छे से हैंडल करने के लिए और सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए हमें विधान की, मतलब कानून की आवश्यकता हो जाती है। मतलब जिसकी आवश्यकता व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए होती है। अब व्यवस्था को अगर सही रूप से दोस्तों चलाना है तो कोई ना कोई एक सुप्रीम पावर होगी व्यवस्था में,
कोई ना कोई एक सुप्रीम पावर होगी व्यवस्था में, वो क्या होगी? अपनी सरकार होगी, सरकार होगी। ऐसा है कि नहीं? आज भी देखने को मिलता है, ठीक है, कि सरकार है, सरकार है। और दूसरी तरफ सरकार अकेले तो कुछ नहीं करेगी ना, बल्कि उस देश में व्यक्ति होंगे, नागरिक होंगे कि नहीं होंगे, इन्हीं के आधार पर चलेगी। अब देखिए, अब जो व्यक्ति नागरिक है इन्हीं से निकली हुई। एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो कानून है, जो लेबर लॉ की आवश्यकता पड़ी वो व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक है, और उस व्यवस्था को चलाने के लिए जिन जिन लोगों की आवश्यकता है वो एक सरकार है, दूसरा नियोजक है और एक कर्मचारी है। अब दोस्तों इस बात को समझते हैं, एक एक टर्म्स को यहाँ पे समझ के आगे बढ़ते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट कहना क्या चाह रहा है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले व्यक्ति और नागरिक की दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्ति और नागरिक की दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर व्यक्ति और नागरिक अलग अलग लिखा है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ उसमें अंतर होगा, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ उसमें अंतर होगा। दोस्तों जो व्यक्ति मतलब पर्सन, जो व्यक्ति या पर्सन होता है वो किसी भी देश का हो सकता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी व्यक्ति मतलब किसी भी देश का हो, चाहे अपने कंट्री का हो या दूसरे कंट्री का हो, वो व्यक्ति की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। लेकिन सिटीजन वो व्यक्ति होता है जिसको उस देश के संविधान के तहत कुछ स्पेशल अधिकार मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं? अधिकार मिले होते हैं। मतलब दोस्तों हम दो बात को समझ गए कि व्यक्ति और नागरिक दोनों अलग अलग बातें हैं। व्यक्ति कोई भी हो, चाहे अपने देश का हो या विदेश का हो, वो व्यक्ति की कैटेगरी में आएगा, लेकिन नागरिक वो कहा जाएगा जिसे उस देश के संविधान के तहत कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए। जैसे वोट देने का अधिकार, वो हमारे संविधान के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को है कि नहीं है? कि 18 साल के हो जाते हैं फिर उसके बाद हमें वोटिंग राइट्स मिल जाता है, ठीक है। साथ में हम देखते हैं ये दोस्तों कि अब हम देखते हैं दोस्तों कि व्यक्ति और नागरिक को हम समझ चुके हैं। अब व्यक्ति और नागरिक को समझने के बाद कुछ बेसिक बात है, जैसे एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉय लिखा हुआ है, इन दोनों को समझना होगा। दोस्तों अभी तक के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोगों ने व्यक्ति और नागरिक के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम समझेंगे कि इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, वहां पे व्यक्ति और नागरिकों को किस तरीके से समझा जा सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर कोई इंडस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं, अगर किसी भी देश में कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हमें वहां दो तरीके के ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला कि उस देश के किसी नागरिक के द्वारा वो इंडस्ट्री स्टार्ट की गई हो, दूसरा कि किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा, किसी विदेशी व्यक्ति या संस्थान के द्वारा स्टार्ट की गई हो। कि मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री दो तरीके के लोग ही स्टार्ट करते हैं। पहला उस देश के लोग होंगे जो उस देश के सिटीजन कहे जाएंगे। वहीं बहुत सारे बाहरी लोग भी स्टार्ट करते हैं जिन्हें हम विदेशी देश या विदेशी संस्थान के रूप में देखते हैं। दोस्तों अब सपोज करो इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। अगर इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई तो उसमें वर्कर होंगे। अब वो वर्कर की कैटेगरी भी दो तरीके की हो सकती है, उस देश के नागरिकों की हो सकती है, मतलब उस देश के सिटीजन की हो सकती है, साथ में विदेशी लोगों की हो सकती है, बहुत सारे विदेशी लोगों की हो सकती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है दोस्तों कि हम देखते हैं अपने देश में, पाते हैं कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जहां पे विदेशों से लोग आकर रोजगार पा रहे हैं, और हमारे देश के लोग भी बाहर जाके ऐसा करते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि यूएसए में हमेशा देखते हैं कि वीजा का मामला आता है, ठीक है।
तो वीजा का मामला जो आता है, जैसे H1 वीजा और समथिंग वीजा की बात करते हैं, ट्रम्प साहब बराबर बोलते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये वीजा किसके लिए, मतलब ये वर्किंग वीजा होता है, जो यहाँ के लोग उसकी हेल्प से वहां जाके नौकरी करते हैं। अब वहां जाके नौकरी करेंगे तो होता क्या है कि उस वहां पे जो भी वो मेहनताना पाते हैं, जो भी मतलब विदेशों में जाकर दोस्तों बहुत सारे अपने देश के लोग भी कार्य करते हैं, उसी तरीके से अपने देश के अंतर्गत भी बहुत सारे विदेशी आके कार्य करते हैं। दोस्तों अब बात समझने की जरूरत ये है कि व्यक्ति और नागरिक को तो हम समझ गए, व्यक्ति और नागरिक को समझ गए, साथ में नियोजक को भी समझ गए। नियोजक कौन है, नियोजक कौन है, जो ओनर है उस कंपनी का, ओनर है उस कंपनी का, मतलब उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का जो कार्य कर रहा है वो नियोजक है। साथ में उस इंडस्ट्री में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो कर्मचारी या एम्प्लॉय कहे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉय की बात करेगा तो हम समझेंगे कि उस इंडस्ट्री के मालिक को समझ के आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कि उसमें जो कर्मचारी है उनको एम्प्लॉय के रूप में हम देख के आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इतना समझने के बाद हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अभी मैं देखिए दोस्तों, अभी मैं सरकार को आपको समझाया नहीं हूं, आगे मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन आप ये इतना समझ लीजिए कि सरकार वो संस्था है जो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए उत्तरदायी है। क्या है? उत्तरदायी है। मतलब बेहतर तरीके से कानून के आधार पे व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार ही उत्तरदायी है। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री, कोई एम्प्लॉयर अगर कानून में लिखे अधिकारों के अनुरूप कर्मचारियों को सुविधा नहीं देता है तो उसमें दंड का प्रावधान है। उसकी जांच करने की कि ये इसको सुविधाएं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसका अधिकार किसके पास है? सरकार को। और ये अधिकार कौन देता है? वो कानून देता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि हमें पता है जो कानून है, जो लेबर लॉ है, उसमें सरकार का रोल होता है कि नहीं होता है? उसमें नियोजक का रोल होता है, साथ में उसमें वर्कर मतलब कर्मकार का रोल होता है। ठीक है कि नहीं दोस्तों? मतलब जो लेबर लॉ है उसमें सरकार का रोल होता है, मतलब गवर्नमेंट की बात करेंगे हम। नियोजक मतलब एम्प्लॉयर की बात करेंगे हम। कर्मकार मतलब स्टाफ या एम्प्लॉय की बात करेंगे। अब दोस्तों ये जो तीनों है किससे संबंधित है? एक दूसरे से, लेबर लॉ से। मतलब इनके संबंधों की व्याख्या कौन करेगा? लेबर लॉ करेगा। अब दोस्तों हमें समझने की आवश्यकता यह है कि सरकार इनको भी कंट्रोल करेगी कि नहीं करेगी? सरकार इनका भी ध्यान रखेगी, मतलब इनका ध्यान रखेगी। इनका ध्यान रखने का मतलब जो भी कानून सरकार बनाएगी उसमें कर्मकार के हित की बात करेगी कि नहीं करेगी? अब कर्मकार के हित की बात करने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इनके बारे में कोई बात नहीं किया जाएगा। मतलब कि लेबर लॉ के अंतर्गत कर्मकार की बात तो की ही जाती है, साथ में नियोजक की बात की जाएगी। और नियोजक की बात करने के साथ हमें यह भी समझना होगा, अगर हम कर्मकार के हित के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें नियोजक के हित के बारे में बात करना होगा। तभी अगर हम इन दोनों के हित के बारे में बात करेंगे तभी व्यवस्था को अच्छे से चलाई जा सकती है। मतलब अगर हमें व्यवस्था को अच्छे से चलाना है तो सरकार के द्वारा कर्मकार के हित को ध्यान में रखते हुए नियोजक के हित को भी ध्यान में रख के कानून बनाने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी दोस्तों। मतलब हम दोस्तों जो लेबर लॉ बनता है उसमें हम इस बात को देख चुके हैं कि लेबर के हित की बात भी किया जाता है, साथ में जो उस रोजगार को उपलब्ध कराता है मतलब एम्प्लॉयर के हित की भी बात की जाती है दोस्तों। और इस
हित, इनके बारे में बात कौन करता है दोस्तों, कि लेबर लॉ के अंतर्गत इन बातों को लिखा गया है। और उसको कौन बनाता है दोस्तों, अभी आगे देखेंगे, सरकार के हिस्से में इसको देखेंगे कौन विधि बनाता है, कौन क्या करता है इस बात को। लेकिन सिंपल सा अभी देख लेते हैं, सिंपल सी बात को दोस्तों समझ लेते हैं कि इन चीजों का ध्यान रखने का कार्य मेन रूप से सरकार करती है। कौन करती है? सरकार करती है, सरकार करती है दोस्तों। सरकार तो करती है, साथ में एक तरफ आपका नियोजक है, दूसरी तरफ कर्मकार है, मतलब कर्मचारी है। कि मतलब एक तरफ नियोजक है और दूसरी तरफ कर्मकार या कर्मचारी है। दोस्तों अगर इनके संबंध सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रोल लिए हैं, तो निश्चित तौर पे किसी इंडस्ट्री को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है, मतलब उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट अच्छी की जा सकती है। मतलब अब इस बात को समझना है, यहां से फिर हमें समझ में आएगा कि लेबर लॉ का आवश्यकता क्या है। मतलब किसी भी देश की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमें नियोजक, कर्मकार एवं सरकार के मध्य एक सकारात्मक संबंध की आवश्यकता होती है। अगर वो सकारात्मक संबंध है उस देश में, तो निश्चित तौर पे उस देश की इंडस्ट्री को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और उस इंडस्ट्री अगर आगे जाएगी, तो ग्रोथ भी उस इंडस्ट्री की अच्छी ही होगी। अब दोस्तों हमें पता है, हम आगे पढ़ेंगे, हम समझेंगे चीजों को कि शेयर के अंदर आर्टिकल 43A जो डीपीएसपी तत्व में कर्मचारी को उस इंडस्ट्री के विकास में जो योगदान देता है, उसके फलस्वरूप उसे कुछ न कुछ मिलता है। मतलब कि जैसे आप देखते हैं कि बोनस का कॉन्सेप्ट आया, तो बोनस का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल, कि इंडस्ट्री में वर्कर काम कर रहा है, हम मानते हैं कि नियोजक उसमें पैसा लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है, लेकिन उस इंडस्ट्री में पैसा लगाने के साथ जो मेहनत लगा रहा है वो कर्मकार है। और दोस्तों उसी की मेहनत के दम पे ये इंडस्ट्री उस लेवल पे ग्रोथ कर रही है। इसीलिए वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि इनके मेहनताने के साथ कुछ और भी, जिसे अप्रिशिएट करने के लिए उसे कुछ चीजों की कुछ बातों को दिया जाए, कुछ चीजों को दिया जाए। जैसे बार हम अक्सर इंडस्ट्री में देखते हैं कि उन्हें गिफ्ट दिया जाता है, साथ में उसके बोनस के रूप में अलग से पैसे दिए जाते हैं, अन्य सुविधाएं भी दी जाती है, फॉरेन ट्रिप दिया जाता है, अन्य चीजें, बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। खैर इस बात को समझेंगे। बाकी अभी इतनी बात को समझ लेते हैं दोस्तों कि किसी भी देश की सरकार, नियोजक और कर्मकार, सरकार, नियोजक एवं कर्मकार के बीच अगर पॉजिटिव संबंध है, तो निश्चित तौर पर उस देश की इंडस्ट्री आगे जाएगी। इंडस्ट्री आगे जाने का मतलब उस देश का ग्रोथ आगे बढ़ेगा। दोस्तों अगर ये संबंध पॉजिटिव है, तो उसी ग्रोथ को नैतिक ग्रोथ करेंगे। मतलब किसी भी देश का अगर इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है और जिसमें नियोजक एवं कर्मकार दोनों के हित को ध्यान में रखा गया है, तो निश्चित तौर पर वो ग्रोथ नैतिक ग्रोथ हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, क्योंकि दोनों का ध्यान रखा गया है। अब देखिए दोस्तों, जो नैतिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, यहीं से आता है वेलफेयर का कॉन्सेप्ट। मतलब देखिए, यहाँ नैतिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, बस छोटी सी बात को समझना है। इस शब्द को समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये लेबर लॉ से कैसे संबंधित है, इस शब्द को समझना है कि नैतिकता क्या है। इसके लिए, लेबर लॉ के लिए वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है, तो उसके वेलफेयर को भी ध्यान देना है। और वेलफेयर का मतलब उसके सोशल सिक्योरिटी को ध्यान देना है, कि मतलब अगर वो व्यक्ति आज आपके साथ कार्य कर रहा है, तो उसके भविष्य में आपकी यह आवश्यकता होती है कि उसके भविष्य को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए कुछ कार्य को किया जाए। जैसे कि दोस्तों हम पाते हैं अपने देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि नियोजक की ये जिम्मेदारी होगी कि कर्मकार जो कर्मचारी हो, उसके बेहतर वर्किंग कंडीशन को लागू करे,
उसको बेहतर सुविधाएं दिया जाए और उसके जो वर्क का प्लेस है वहां पे बहुत सारे सुविधाएं देने की बात की जाती है, जैसे कैंटीन की सुविधा है, समय समय पे रिफ्रेशमेंट की सुविधा है, इन चीजों की बात की जाती है। वही दोस्तों सोशल सिक्योरिटी, साथ में उसके साथ सोशल सिक्योरिटी, अगर उसके भविष्य की बात की जाएगी तो वही सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होगा सर। तो इस बात को समझना है कि जो सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो जो कर्मचारी है उसके भविष्य को कहीं ना कहीं सुरक्षित करेगा करेगा कि नहीं करेगा। यार सिंपल सी बात है, अगर कोई कर्मचारी नौकरी कर रहा है, सपोज करो कोई अनहोनी उसके साथ हो जाती है तो उसका परिवार उस पर डिपेंडेंट है, तो उसके न होने के बाद उस परिवार का ख्याल रखने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नियोजक की है। इसीलिए बहुत सारे फंड बनाए गए हैं, जैसे हम पाते हैं ESI फंड, बहुत सारा फंड है, ठीक है, PF फंड, ये सब फंड का, और साथ में सरकार मतलब कुछ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों को नियोजक की जिम्मेदारी होती है, उनको उपलब्ध कराते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इन छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे शब्दों को समझा। अब हम बात करेंगे कि इस जो चैप्टर है, अब तक हम व्यक्ति और नागरिक को समझ चुके हैं, नियोजक और कर्मचारी को समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट क्या होती है, इसके बारे में हम दोस्तों अध्ययन करेंगे। और उसको अध्ययन करने के लिए गवर्नमेंट की छोटी छोटी बातों को हमें समझना आवश्यक होगा। तो जनरली दोस्तों हम लोग जो सोचते हैं कि गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट होती है, बल्कि गवर्नमेंट एक ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। मतलब यहाँ से देख के हम इस बात को समझ सकते हैं दोस्तों कि जो सरकार होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, तीसरी होती है न्यायपालिका। दोस्तों अब देखिए, ये जो सरकार को डिवाइड किया गया है उनके कार्य करने के आधार पर डिवाइड किया गया है, मतलब उनकी वर्किंग की, मतलब किस तरीके से वर्क करेंगे, किस तरीके से उनकी वर्किंग रहेगी, उनके आधार पर सरकार को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी है न्यायपालिका। मतलब दोस्तों कि ये जो सरकार के अंग हैं, इन तीनों के अपने अलग अलग कार्य होंगे। तो इस बात को समझते हैं दोस्तों क्या क्या है। जो विधायिका होती है दोस्तों, इसका कार्य विधि बनाना है, मतलब लॉ को बनाना होता है। समझ गए दोस्तों कि जो विधायिका होती है उसका कार्य विधि या लॉ को बनाना होता है। अब इस विधि या लॉ को इन्फोर्स करने का कार्य, मतलब उसको लागू करने का कार्य किसका होता है, वो कार्यपालिका का होता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि विधायिका विधि तो बन गया और उसको लागू करने का काम भी कार्यपालिका को दे दिया गया, लेकिन दोस्तों क्या वह कानून न्याय संगत है कि नहीं है, इसकी जांच करने का जो अधिकार होता है, वो न्यायपालिका का अधिकार होता है। मतलब रिव्यू करने का कॉन्सेप्ट जो है वो न्यायपालिका के पास है। मतलब जो कानून बना उसको बनाने का जो अधिकार है वो विधायिका का है, साथ में उसे लागू करने का अधिकार वो कार्यपालिका का है। अब उस कानून या विधि की जांच, मतलब उसके रिव्यू करने का अधिकार जो है वो किसके पास है, न्यायपालिका पास है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ देखा जाता है, हाई कोर्ट देखा जाता है, पाते कि नहीं पाते हैं दोस्तों। जो विधायिका होती है अपने यहाँ संसद होती है, मतलब संसद से कानून बनाया जाता है। दोस्तों आज के एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, कृषि कानूनों की समस्या चल रही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कृषि कानून को संसद से पास किया गया दोस्तों, उसके बाद कार्यपालिका उसके लागू की कि नहीं की, कि मतलब संसद से पास किया गया, फिर मोदी गवर्नमेंट ने उसको लागू किया। आज समस्याएं चल रही है, अभी वार्ता का दौर चल रहा है दोस्तों।
आगे देखेंगे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाए लोग, हो सकता है हाई कोर्ट में जाए। मतलब उस कानून की समीक्षा करने का जो दायित्व दिया गया है उसे न्यायपालिका पे दिया गया है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है, हम पॉलिटी में जब पढ़ते हैं तो यहाँ बहुत सारी बातें पाते हैं। जैसे दोस्तों विधायिका हो गया, चलिए ठीक है, संसद है, कानून और विधानमंडल है, कानून बनाने वाली संस्था है, उसको विधायिका और विधायिका के अंदर रखें। वही कार्यपालिका के अंदर अगर हम दो तरीके के पार्ट पाते हैं, एक प्रशासनिक कार्यपालिका पाते हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका पाते हैं। दोस्तों ये पॉलिटी का पार्ट है, जो पॉलिटी वाले सर आपको अच्छे से बेहतर तरीके से कराएंगे दोस्तों, वहां आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका के बारे में भी हम समझ चुके हैं, जो अपने यहाँ का हेड है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, समझ गए नहीं समझ गए दोस्तों, और इनका कार्य रिव्यू करने का कार्य है। तो हम निश्चित तौर पर अब सरकार को समझ सकते हैं दोस्तों कि जो सरकार है वो विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से मिलकर बनी होती है दोस्तों। छोटी छोटी बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी में एक बात आती है अधिनियम। अधिनियम मतलब एक्ट। तो हम समझते हैं दोस्तों पहले अधिनियम या एक्ट क्या होता है, उसके बाद जनरल उसके टाइप्स, मतलब जनरल कितने टाइप, जैसे सामाजिक अधिनियम है, श्रम अधिनियम है, इसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं अधिनियम या एक्ट क्या होता है दोस्तों। अब तक हम लोगों ने सीख लिया है कि अपने देश के अंतर्गत कानून बनाने का जो अधिकार है वो सरकार के कौन से पार्ट के अंदर है, विधायिका वाले पार्ट के अंदर, मतलब संसद को अधिकार है अधिनियम बनाने का। अब क्या है, ये अधिनियम बनता कैसे, इसको पहले देख लेते हैं। इस छोटी सी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। विधेयक, सबसे पहले विधेयक बनाया जाता है दोस्तों, मतलब कोई बिल बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग पास होने के बाद यह बिल या विधेयक प्रेसिडेंट के पास जाता है दोस्तों। जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देता है तो वही बिल या विधेयक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। मतलब इस बात को समझ गए कि सबसे पहले बिल या विधेयक बनाया जाएगा, उस बिल या विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाएगा, अलग अलग पास होने के बाद वो बिल या विधेयक प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, साइन करने के बाद वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि तो दोस्तों अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि अधिनियम क्या होता है। मतलब अधिनियम हम सिंपल सा समझे हैं, कोई बिल या विधेयक है, जब उसे संसद से पास किया जाता है, मतलब पास कर दिया जाता है, तो वो अधिनियम के रूप में कन्वर्ट होता है दोस्तों। पॉलिटी की क्लास में आप समझ जाएंगे संसद क्या होती है। संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा की साथ साथ अपने अंतर प्रेसिडेंट को भी समाहित रखती है। मतलब संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा साथ में प्रेसिडेंट को मिला के संसद का गठन होता है। मतलब कोई विधेयक अगर इन तीनों लोगों से या तीन चरणों से पास होके इनकी स्वीकृति प्राप्त करता है तो वो अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं जो हमारे लेबर लॉ, सिंपल सी बात, मतलब अधिनियम के अंतर्गत अब दोस्तों हम अधिनियम को समझ चुके हैं दोस्तों। जनरल वे में सामाजिक अधिनियम को हम समझने की कोशिश करेंगे, साथ में श्रम अधिनियम को दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ऐसे अधिनियम, ऐसे कानून, ऐसे एक्ट जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होते हैं वो श्रम अधिनियम कहे जाते हैं। जैसे चोरी, डकैती, नशाखोरी, गरीबी, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, और इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए जो एक्ट बनाए जाएंगे वो सोशल मतलब सामाजिक अधिनियम कहे जाएंगे। वहीं इसी तरीके से जो श्रम मतलब श्रमिक की समस्या को देख के एक्ट बनाए जाएंगे वो श्रम अधिनियम कहे जाएंगे। मतलब दोस्तों जिस तरह सामाजिक समस्या को ध्यान में रख के जो एक्ट बनाए जाते हैं सामाजिक अर्थात सोशल एक्ट कहे जाते हैं, उसी तरीके से जो भी एक्ट श्रम अर्थात श्रमिक की समस्याओं को देख के या श्रमिक की स्थिति को देख के बनाए जाते हैं उन्हें श्रम अधिनियम कहते हैं दोस्तों। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं।
जैसे दोस्तों नोट करके लिखा हुआ है कि श्रम अधिनियम मुख्यतः श्रम समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए पारित किए जाते हैं। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में श्रमिक को ध्यान में रख के, नियोजक को ध्यान में रख के जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो भी एक्ट बनाए जाएंगे, वो श्रम अधिनियम के ही पार्ट होंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं भारत में श्रम कानूनों का विकास। तो दोस्तों यहाँ सिंपल सा लिखा हुआ है कि भारत में श्रम कानूनों का विकास क्रमिक प्रक्रिया की देन है। मतलब क्रमिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी कानून का विकास धीरे धीरे क्रमवार तरीके से हुआ है, ना कि वो अचानक से उसमें व्यापक डेवलपमेंट हो गया है, बल्कि उस कानून को बनाया गया, उसके बाद उसकी समय पे उसकी समीक्षा की गई। समीक्षा करने के साथ दोस्तों उसमें विभिन्न प्रावधानों को जोड़ा गया। जैसे हम आज के डेट में बहुत सारे एक्ट में अपने आगे हम लोग पढ़ेंगे जो लेबर लॉ के एक्ट है। अभी हम आगे आपको पूरा लेबर लॉ के एक्ट को दिखाऊंगा कि उन एक्ट में है क्या क्या चीजें दोस्तों। तो उस चीज को आगे बढ़ के हम लोग उस चीज को समझ के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अभी ध्यान से समझना है दोस्तों कि भारत में श्रम कानूनों का विकास क्रमिक प्रक्रिया की देन है। मतलब जो श्रम कानून भारत में बने हैं वो धीरे धीरे करके डेवलप हुए हैं। प्रारंभ में जो कानून बनाए जाते थे वो ब्रिटिश नियोजक के हित को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं दोस्तों। अब इस शब्द को हमें समझना है। दोस्तों मैं इसको समझाऊंगा आपको एक कहानी थोड़ी सी मतलब सुननी है यहाँ पे दोस्तों। छोटी सी एक कहानी सुननी है, उसके बाद हम समझ पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, हमें आज भी कहीं भी जाएंगे, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो उनका ध्येय होता है इंडस्ट्री वालों का अधिक से अधिक उनसे काम लिया जाए, श्रमिकों से काम लिया जाए, और श्रमिकों से अधिक काम लेने के साथ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। यही तो कॉन्सेप्ट है इनका कैपिटलिज्म का। तो दोस्तों कि अधिक से अधिक काम लिया जाए और अधिक से अधिक अपने प्रॉफिट को बनाया जाए, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी हो जाता है वो नियोजक जो होता है वो अपने हित को सबसे सर्वोपर पे रखेगा कि नहीं रखेगा? सिंपल सी बात है, रखेगा दोस्तों। अब देखिए, जो हम भारत में जब श्रम कानूनों की बात करेंगे तो हमें पता है दोस्तों जो भारत है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था। मतलब कि ब्रिटिशर्स के अंतर्गत ही भारत में विकास चल रहा था। जिस भी तरीके का, अच्छा हो या बुरा, वो ब्रिटिशर्स के अंदर ही चल रहा था। ब्रिटिशर्स ही यहाँ के हेड थे उस समय। मतलब उस समय सरकार का कार्य कौन देख रहा था? ब्रिटिशर्स देख रहे थे। तो दोस्तों उस समय जो लॉ या कानून बनाएगा ब्रिटिशर्स ही बनाएंगे। मतलब जो ब्रिटेन की कंपनी है वही बनाएगी दोस्तों हमें यहाँ ये शब्द ब्रिटिश नियोजक, मतलब दोस्तों हमें यहाँ ये शब्द ब्रिटिश नियोजक को ध्यान में रखना है और इस शब्द के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो दोस्तों ये पूरा जो सेंटेंस बोल रहा है ये कि प्रारंभ में जो भी कानून बनाए जाते थे वो ब्रिटिश नियोजक के हित को ध्यान में रख के बनाए जाते थे। मतलब जो भी लेबर लॉ शुरुआत में बनाए गए वो ब्रिटिश नियोजक के हितों को ध्यान में रख के बनाए गए। तो इसके अगर कारणों की हम समीक्षा करें तो दोस्तों एक छोटे से मुद्दे को हमें समझना होगा, और उस मुद्दे को समझने के साथ हम इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि जो प्रारंभ में इस मुद्दे को हम समझ पाएंगे कि जो प्रारंभ में कानून बनाए जाते थे उसमें ब्रिटिश नियोजकों के हित को क्यों ध्यान में रखा जाता था। तो दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमें पता है जो इंडिया है वो 1947 के पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। मतलब ब्रिटेन की कॉलोनी थी, है पता है कि नहीं? तो जब ब्रिटेन का कॉलोनी या ब्रिटेन का उपनिवेश ये बना तो अचानक थोड़ी बन गया था, अचानक नहीं बना था।
बल्कि एक टाइम पीरियड लगा था। और जो ब्रिटिश नीति थी, जो ब्रिटिश की नीति थी, जो इनकी पॉलिसी थी, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही, टाइम टू टाइम चेंज होती रही। समझ गए दोस्तों? तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो इंडिया था वो पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, इस बात को हम समझते हैं, ठीक है। और ब्रिटेन का उपनिवेश है जो एक अचानक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उसमें टाइम लगा था, और वो पॉलिसी अपनी चेंज करते रहे टाइम टू टाइम। तो अब इस मुद्दे को समझते हैं दोस्तों थोड़ा, तो क्लियरिटी आ जाएगी दोस्तों कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। दोस्तों यहां हम पाते हैं एक शब्द जिसमें यह कहा गया है कि जो भी प्रारंभ में लेबर लॉ बनाए गए हैं वो ब्रिटिश नियोजकों, मतलब ब्रिटेन के जो नियोजक थे उनको हित को ध्यान में रख के बनाए गए थे। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्या कारण था कि ब्रिटिश के नियोजकों को हित को ही ध्यान में रख के उस समय कानून बनाए जाते थे? तो इसके लिए दोस्तों हिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन आपको समझना होगा। वैसे तो आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी में ये